नमस्कार, मैं अमरेंद्र किशोर। बात मीडिया की, मीडिया के लोगों की जो दुनिया से सवाल करते हैं। आज सवाल उनसे, और इस सवाल के सिलसिले के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। तो आज सबसे पहले आपका स्वागत है राहुल देव जी हमारे इस YouTube चैनल में। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा सौभाग्य है कि आपने ये अवसर दिया। सर, आज की तारीख में आप देखें तो अखबार का पूरा फ्लेवर, कंटेंट, जो कहिए कि उसका रंग रूप, उसका चरित्र बदल गया है। कहाँ तक वो तो परम स्वाभाविक है। आप ये बताइए, जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है और रूप है जीवन का जो बदला नहीं है? जी। तो ऐसा नहीं है कि पहले के जो अखबार थे, मैंने 40 साल मुझे हो गए और 40 साल पहले मैंने अखबार से शुरू किया था, तो मैं ये कहूँ कि वो जो अखबार था मेरा, जिसमें मैंने काम शुरू किया, उस समय जैसे जितने अखबार थे वो सब बहुत अच्छे थे। आज के कोई अखबार उसके जैसा नहीं है, ना वैसे पत्रकार हैं, ऐसा सही नहीं होगा। पत्रकारिता और अखबारों के सामने उस समय, क्योंकि टीवी उस समय नहीं था, नए माध्यम उस तरह के नहीं थे आज जैसे, उस समय भी बहुत गंभीर चुनौतियाँ थीं। उस समय भी मैं एक श्रोता के रूप में गोष्ठियों में जाता था जिनमें विषय होता था मीडिया की विश्वसनीयता, मीडिया की साख खतरे में, विश्वसनीयता का संकट। ये 40 साल पहले गोष्ठियां हो रही। विश्वसनीयता खतरे की जहां तक बात है, लेकिन आज एक दूसरे तरह का संकट सामने आ गया है। आप संपादक रह चुके, आपके समय का अखबार, आपके समय के अखबार पढ़कर हम शिक्षित हुए। अखबार एक बहुत बड़ा माध्यम था। आज संपादक संस्था को आप लीजिए सर, कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो रही है। नहीं, निश्चय ही संपादक संस्था में जो क्षरण हुआ है इस पूरी संस्था का, वो मैं कहूँगा कि मैं उस शायद आखिरी पीढ़ी का संपादक था जहाँ पर संपादक होता था, या उसको होने की छूट और स्वायत्तता दी गई। बहुत सारे संपादक सर इस वजह से लाए गए कि कर्मचारियों की छंटनी करनी है। मैं किसी भी अखबार का उदाहरण देना नहीं चाहता हूँ, वैसी जगह पे आप रहते तो क्या करते? हम तो वही करते जो हमने किया और उसकी कीमत चुकाई। और जो अब अच्छा पत्रकार है या एक केवल संपादक है और वो उसी तक सीमित रहना चाहता है, उसकी अब मांग नहीं है। मांग उसकी घट गई है बहुत। पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा कम हो गई। राजनीतिक अनुशंसा से संपादकों की बहाली होने लगी। अब वो कम उम्र का कोई संपादक कहला रहा है, तो राजनीतिक अनुशंसा से जब कोई संपादक आता है, कोई पत्रकार आ रहा है, तो उसमें तटस्थता कहाँ तक रहेगी? देखो, सवाल ही नहीं पैदा होता, होने का सवाल ही नहीं। और ये भी एक बहुत गलत परंपरा बन गई है। केवल संपादक की बात नहीं, पत्रकारों को, संवाददाताओं को, सभी स्तरों पर सिफारिश की लाभ कमाने के दूसरे गैर पत्रकारीय तरीके भी बहुत ईजाद हो गए। तो अखबार घाटे में चल रहा है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं, तो वो एक अलग गोरख धंधा है, उसमें हम अभी ना जाएं। आपने अपने 41 साल के बिल्कुल सक्रिय पत्रकारिता के, इमरजेंसी के समय से, आपातकाल के समय से आपकी पत्रकारिता, सर सबसे ज्यादा जो कहिए कि असमंजस और दुविधा की स्थिति आपके पत्रकारिता करने में कब आई थी सर? जो ऐसा लगा आपको कि ये पत्रकारिता में मैं क्यों आया, इससे अच्छा था कि मैं कहीं पे। ऐसा जो अंतिम टीवी चैनल जिसका मैं प्रधान संपादक भी था, जिसमें मैंने काम किया और मैं उसका CEO भी था, उसमें शुरू के 1 साल के बाद फिर जिस तरह की स्थितियां बदल रही थीं, जिस तरह के स्थितियां बनने लगी, दबाव आने लगे, वो कोई राजनीतिक दबाव नहीं थे, वो मालिकों के दबाव थे। और वहाँ भी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपने जो हित थे वो मुझे वो बता देते थे। तो बिना बड़े कोई समझौते किए, बिना पत्रकारिता को कलंकित किए, उनकी एक मदद अगर हो सकती थी तो वो मैंने एक आध बार की। लेकिन मैं ये श्रेय दूंगा कि मेरे आज तक किसी भी मालिक ने मुझ पर कोई ज़्यादा बड़ा अनैतिक दबाव नहीं डाला। लेकिन उसके साथ ये भी सही है कि मैं बहुत लौकिक दृष्टि से बहुत सफल पत्रकार नहीं हूँ, क्योंकि मैं लगातार संपादक बना रहा हूँ, मैं लगातार नौकरी और मैं रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत जितना मैं काम करता रहा हूँ उतना ही बेरोजगार भी रहा हूँ, हटाया भी गया हूँ। आज ऐसी बात होती है, कोई स्टार टीवी एंकर कहता है कि मेरे पास इस खबर के लिए
पीएमओ से फ़ोन आ गया, तो कहाँ से फ़ोन आ गया, यहाँ से फ़ोन आया, वहाँ से दबाव पड़ गया, कितना आप इसे सच मानते हैं? भाई जो बहुत बड़े, आजकल तो बहुत बड़े लोग हो गए, हमारे समय में हम लोग इतने बड़े नहीं थे जितने बड़े आज के कई एंकर और पत्रकार हो गए हैं, तो अब उन पर मैं क्या कहूँ, थोड़ी हंसी आती है। लेकिन जो बड़े अखबार हैं या बड़े चैनल हैं, उनके पास राजनीतिक व्यक्तियों के प्रधानमंत्री कार्यालय हो या मुख्यमंत्री कार्यालय हो, फ़ोन आते हैं, संपर्क रहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि उच्च स्तरीय पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं या रिपोर्टिंग कहते हैं, तो खबरों का स्रोत प्रधानमंत्री कार्यालय खबरों का स्रोत है कि नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय है कि नहीं, या जो मंत्रालय हैं और जो राजनीति के वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़ी पूरी सबसे ऊपर वाली स्तर है उसका, तो खबरें तो वहीं से आती हैं ना ज़्यादातर। तो एक जीवंत और दैनिक नियमित संपर्क तो रहता है उनसे, पत्रकारों के बीच में, संवाददाताओं का भी रहता है और आजकल संपादकों का भी रहता है, जो सक्रिय संपादक उस तरह से हैं या स्वयं एंकर हैं, तो उसको भी सूचना चाहिए होती है। तो एक संपर्क रहता हो, दबाव आता हो, कही जाती हो चीज़ें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अच्छा, लेकिन ये बात घोषणा करने की है, जब ये बात अपना बड़प्पन दिखाने के लिए किया जाए कि मैं कितना बड़ा हूँ, देखिए कि मेरे पास वहाँ से फ़ोन आते हैं, अगर इस अदा से की गई है और इस उद्देश्य से की गई है कि मेरी हैसियत दर्शकों को या पाठकों को पता चले, तो फिर ये इसको मतलब ये तो मूर्खता है। अब इस पर क्या राज तो आपके दिल में भी होगा बहुत सारा कुछ, लेकिन हर बात कही नहीं जाती है। बिल्कुल, लोग पत्रकार के कद से जान लेते हैं कि कहाँ से फ़ोन आता है और किसके साथ बैठते हैं और किससे क्या बातचीत होती है। बिल्कुल। जब से ये टीवी पत्रकारिता आई है, भीड़ कहीं ज़्यादा बदतमीज हो गई है, बदतमीज जो कह लीजिए, उच्छृंखल हो गई है। कैमरा का लेंस कहीं ज़्यादा लोगों को उग्र बनाया है। एक उदाहरण मैं दूंगा, दरियागंज। आपने मेरे दिल की बात कह दी, आप पहले बात पूरी करिए। दरियागंज के किसी विद्यालय में उमा खुराना के बारे में कहा जाता है कि वो अपने छात्राओं के साथ देह व्यापार करवाती है। पूरा वो स्टिंग होता है, पूरा वो बावेला मचता है और आखिरकार में मामला कुछ नहीं निकलता है। और वैसे लोग आज बड़े बड़े संपादकीय पदों को की शोभा बने हैं और वो बहुत ही प्यारे हैं, दुलारे हैं, न्यारे हैं, जो कह लीजिए, ब्लू आई बन चुके हैं। खैर, एक घटना होती है कि वो भीड़ को वो उकसाते हैं। बनारस में एक घटना हुई थी कि जो वेंडर्स थे वो आंदोलनरत थे। पत्रकारों ने कहा कि जहर पीने का आप नाटक कीजिए, और उसमें 5 वेंडर्स की मौत हो गई थी। आप कहां तक सहमत हैं कि टीवी पत्रकारिता ने भीड़ को आग लगाने, एक अपने को आग लगाने का भी, शायद कानपुर की घटना थी, वहां भी ऐसा हुआ था जी। हाँ, चलिए उस बात को हम जोड़ते हैं। आप कहां तक सहमत हैं कि इस टीवी कैमरे के लेंस ने भीड़ को कहीं ज्यादा उग्र बनाया है, बदतमीज बनाया है? आपने बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत मेरे दिल की बात कही और बहुत गंभीर बात है। आपने सबसे पहली जिस घटना का जिक्र किया, उमा खुराना वाला, मैं स्वयं उस चैनल में उस समय मौजूद था और वो मेरे सामने हुआ है। वो जानबूझकर तो नहीं कराया गया, जानबूझकर बदमाशी की थी उस अंशकालिक संवाददाता ने, और उस पर विश्वास करके चैनल ने दिखा दिया। क्योंकि अंततः तो आप जानते हैं कि संपादक अगर अपने संवाददाता पर विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस पे करेगा। लेकिन हर ऐसी जिसके बारे में मालूम है कि ये गंभीर मामला है, इससे किसी की मानहानि हो सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है, चरित्र हनन हो सकता है, उसकी जितनी जांच गहराई से और गंभीरता से होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और वो पूरा कांड हुआ और वो झूठा निकला सारा मामला। और आप जानते हैं, याद होगा कि आपको, वो चैनल बंद भी कर दिया गया था। उसको बंद, सरकार ने बंद करा दिया उसको, कई दिनों तक बंद रहा वो। जी हाँ। तो उसकी सज़ा मिली। जी हाँ। जैसे कि होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन ये एक चीज़ है, ये तो बिल्कुल शुद्ध अपराध है, और इसमें तो जो शामिल हैं, वो पत्रकार हों या संपादक हों, कोई भी हो, उनको तो बाकायदा कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। जिन्होंने उनको जहर खिलवाया या जिन्होंने आग लगवाई, ऐसे भी उदाहरण आए हैं। शायद कानपुर में ही हुआ था। जी हाँ। है ना, कि आत्मदाह कर लो तो बड़ी खबर बनेगी, सरकार तक बात पहुंच जाएगी, कुछ इस तरह का उसको समझा दिया था। वो कोई पीड़ित था, उसने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। तो ये तो शुद्ध अपराध है, इस आपराधिक कृत्य है, इस पर तो सज़ा ही होनी चाहिए।
लेकिन एक दूसरी तरह का सूक्ष्म अधिक अपराध है जिसका मैंने जिक्र किया कि जब हम दृश्यों में, घटनाओं में और बहसों में केवल उसी को वरीयता देंगे और उसी को खोजेंगे जो भड़काऊ है, जो उत्तेजक है, जो उग्र है, जो आक्रामक है, जो विभाजक है, तो वो ज़्यादा गंभीर, जी हाँ, निश्चय ही कहीं ज़्यादा गंभीर, दूरगामी और गहरा प्रभाव डालने वाला अपराध है। वो पत्रकारी अपराध है। लोगों का रोना दिखाना, चीत्कार दिखाना, शोक दिखाना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे देखने वालों पर को बहुत झटका लगता है, उन अवसाद में भी हो जा सकते हैं और वो उत्तेजित भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को नहीं करना, ये एक मर्यादा के रूप में और एक बिल्कुल आदर्श के रूप में स्वीकृत है और इस पर अमल होता है सभी स्वस्थ पत्रकारिता के वाले देशों में। टीवी में होता है, अखबारों में होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हम तो जितना ज़्यादा रोना धोना दिखा सकते हैं, चीत्कार दिखा सकते हैं, स्त्रियां, माएँ या पत्नियां अपनी छाती पीट रही हैं, रो रही हैं, और अब वहाँ पे घुस के वो हृदय विदारक दृश्य, जो जितना हृदय विदारक है उतना ही करीब हम जाकर उसके करीब, ये गड़बड़ है, ये नहीं होना। किसी की मौत हो जाए, उसकी माँ से पूछना कि आपको कैसा लग रहा जी है, जी, ये तो मानवीयता की सारी हदें इन्होंने लांघ। कई बार हमारा अपना काम ऐसा हो जाता है कि हम पत्रकार नहीं, अपने को गिद्ध जैसा महसूस करते हैं। यानी जो शोक पर, किसी की मृत्यु पर, उससे हमको मसाला मिलता है, उससे हमको अपना कच्चा माल मिलता है। लेकिन हमारी काम की प्रकृति ऐसी है कि हम उससे बच नहीं सकते। आप स्वयं बताइए कि कहीं भी कुछ ऐसा होगा तो हम जाकर कुछ बुनियादी जो प्रश्न हैं, सूचनाएं हैं, जो सीधे प्रभावित लोगों के ही पास हैं, तो वो तो लेनी होती हैं। तो एक दबाव होता है, ये आप भी जानते हैं। ये कई बार हमारा अपना काम बहुत अप्रिय हो जाता है। मीडिया संस्थानों में जो अभी जो बदलते हालात हैं, कभी किसी वजह से संपादक आत्महत्या कर ले तो बहुत सारी सच्चाइयों की ओर इशारा करती हैं ऐसी घटनाएं। अमरेंद्र, ऐसा है कि आप जिस घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, वो बड़े संपादक को आत्महत्या करनी पड़ी, वो केवल पत्रकारिता का मामला नहीं है। स्त्री पुरुष का संबंध और पुरुष के लिए आमतौर पे स्त्री का आकर्षण और इससे स्त्री को जो एक ताकत मिलती है, उसका भया दोहन करने को कोई तैयार हो जाए, तो ऐसे उदाहरण आपको सब जगह मिलते हैं, दुनिया भर में मिलते हैं। एक मानवीय कमजोरी है, वो पुरुष की कमजोरी ज़्यादा होती है 99% मामलों में, और उसमें कोई इस हद तक आपको बर्बाद करने पर तुल जाए कि आपके पास और कोई चारा ना हो, तो इसको एक बहुत त्रासद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में देखना चाहिए। इसको मैं सीधे सीधे पत्रकारिता और उसकी नैतिकता से नहीं जोड़ूँ। नैतिकता की बात तो अब उन्होंने आत्महत्या जिसने की, तो जाहिर है कि एक नैतिक संकट, घनघोर प्राणांतक नैतिक संकट में पड़कर आत्महत्या की। जी हाँ। तो आप इसको यूँ भी देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो ऐसे मामलों में बेशर्मी से घूमते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे बेशर्म है ना भाई, पत्रकारिता में भी तो हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है ना। हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि ये उनकी निजी एक नैतिकता थी कि उन्होंने इस सबसे कठिन राह को चुनना मंजूर किया, और उन्होंने धृष्टता नहीं की, उन्होंने बेशर्मी नहीं दिखाई। नहीं, ये उसका दूसरा पक्ष भी है। लेकिन अनैतिक संपादक, अनैतिक पत्रकार, संवाददाता, ये एक सच है। इस देश से ज़्यादा किसी भी दूसरे देश में रजिस्टर्ड अखबारों और पत्रिकाओं की संख्या इस देश से ज़्यादा दुनिया में कहीं नहीं है। एक एक ज़िले में आपको पता चलेगा कि 500-500 अखबारों का और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन है। वो कहाँ हैं, कैसी हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, कौन पढ़ता है, कौन लिखता है, और उसके धंधा कैसे होता है, ये तो अपने आप में एक समुद्र है, आप समझ लीजिए। मीडिया संस्थानों में महिलाओं की जो स्थिति है, क्योंकि फिल्म जो कहिए, वहाँ पर कास्टिंग काउच एक वर्ड है कि उसके पहले लड़की को, और जो अभिनेत्री बनना चाहती है उसको समझौते करने पड़ते हैं। ले देकर वही स्थिति मीडिया में भी
उभरती चली आ रही है। ये मेरा आखिरी सवाल है कि बताइए कि क्या मीडिया में जो एक बात उभर कर इधर आई है कि हर संपादक तो नहीं, लेकिन कुछ संपादकों के अपने हरम भी हैं। बातें हम भी सुनते रहे, कुछ की अपने को जानकारी है। हो सकता है कि जिनकी जानकारी ना हो, सुना हो, उसमें भी सच्चाई हो, ये हो सकता है। लेकिन जब तक हमें पक्की जानकारी ना मिले तब तक राय बना लेना और उसके आधार पर पूरी पत्रकारिता, एक दौर की पत्रकारिता और उसके संपादकों पर राय बना लेना मैं ठीक नहीं मानता। लेकिन हमारी जानकारी में उसमें कुछ हमारे मित्र भी रहे हैं शामिल, जिनकी ऐसी कमजोरियां थी। शोषण होता है और ये निश्चित रूप से समस्या है, और इसके लिए, इसको रोकने के लिए जिस तरह की मजबूत हमें सांस्थानिक व्यवस्थाएं चाहिए वो नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। उनका न्यूज़ रूम जिसको हम कहते हैं, न्यूज़ रूम में उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, उनको महत्व के पद मिलने चाहिए, उनको निर्णायक पदों पर ज़्यादा प्रवेश मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा महिला संपादक चाहिए। और वो केवल महिलाओं का ही नहीं, हमें ज़्यादा बड़ी संख्या में, जिन्हें हम आज पिछड़े वर्ग कहते हैं, पिछड़ी जातियां कहते हैं, हम जिन्हें आज हम दलित कहते हैं, जो भी वंचित वर्ग हैं इस देश के, उनके लोगों को भी, उनसे आने वाले पत्रकारों को भी ज़्यादा बड़ी संख्या में न्यूज़ रूम्स में दिखना चाहिए, उनको जिम्मेदारी के पदों पर होना चाहिए, ताकि हमारी पत्रकारिता और हमारे न्यूज़ रूम भी हमारे समाज की जो व्यापक सच्चाई है, तथ्यात्मक जो उसकी बनावट है, उसका वो सच्चा प्रतिनिधित्व करे। राहुल जी, आपने हमारे इस चैनल को इतना सारा समय दिया, बहुत सारे मुद्दों पर आपने बातचीत की, मैंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं चैनल के लिए। सर नमस्ते। सर, हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हम जानना चाहेंगे, और इसके लिए आप हमें सीधे लिख सकते हैं, हमारे कार्यक्रम को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ